जोड़े सारा हिंदुस्तान। लक्स वीनस, ये अंदर की बात है। और ओन द ब्लिस एंड फॉल इन लव विद प्रयाग बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर्स। नमस्कार। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, वकालत की डिग्री के लोगों ने आवेदन किया है। कांस्टेबल के लिए योग्यता है 12वीं पास, लेकिन एग्री में डिप्लोमा से लेकर बीएड तक के युवक कांस्टेबल पद पर तैनात होना चाहते हैं। सवाल है, आखिर क्यों? ये युवक इतनी अच्छी पढ़ाई के बावजूद कांस्टेबल पद पर तैनात क्यों होना चाहते हैं? सवाल एजुकेशन सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि क्या हम काबिल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर सकें? सवाल रोजगार की किल्लत को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर, इंजीनियर्स अब संभालेंगे हवलदार की कमान। धूप में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते देश के इन युवकों को देखिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके सीने की नाप हो और महाराष्ट्र पुलिस में बतौर कांस्टेबल उनकी भर्ती हो जाए। नौकरी के लिए लंबी कतारें देश में आम बात है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन कांस्टेबल पद के लिए खड़े युवकों में से कई कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो कई बीएड, तो कई डिप्लोमाधारी हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, आपको इनमें से कई ऐसे युवक भी मिल जाएंगे जिन्होंने एमबीए किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भर्तियों की संख्या है 1137। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है 12वीं पास और इसके लिए आवेदन मिले हैं 2 लाख से ज्यादा। इनसे मिलिए, ये हैं 27 साल के वसीम शेख। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने एमएससी किया है। जॉब नहीं मिल रही तो कांस्टेबल में भर्ती हो जाना भी मंजूर है। मेरा एमएससी कंप्यूटर साइंस से वाला है, कंप्यूटर साइंस से, और मैं पुलिस के इसलिए रिलेट आया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। मगर मैं एमएससी कंप्यूटर हो के भी मेरे रिलेटेड कोई फील्ड के लिए जॉब गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करती है, इसलिए मैंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है। 27 साल के सचिन ठाकरे की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। 2015 में बीएड हुआ, लेकिन इन्हें टीचर की नौकरी नवाजने से इनकार कर दिया गया। डूबते को तिनके का सहारा दिखा और सचिन चल पड़े कांस्टेबल पद पर तैनाती की इच्छा के साथ मुंबई, जहां पहले से ही भीड़ खड़ी है। तो मैं 2015 में पास आउट हुआ हूँ। मेरा बीएड हुआ है मराठी मीडियम में, और मैं पुलिस में इसलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब क्लास 3 या क्लास 4 कोई भी टाइप की नौकरी इस स्थिति में चाहिए। इन हायर एजुकेशन लेने वालों को क्या खाकी वर्दी इतनी जचती है कि लाखों की लागत से एमबीए की पढ़ाई करने के बावजूद ये कांस्टेबल बनना चाहते हैं। दरअसल 2 लाख आवेदकों में से 423 ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 167 मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 543 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 28 बीएड हैं, 34 लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है, 159 एमएससी हैं, 25 लोगों ने मास मीडिया में ग्रेजुएट किया है, 3 लोग डॉक्टर हैं, बीए एमएस किया है। बीएससी कंप्यूटर किया है, 2013-14 में पास हुआ हूँ और मैंने कभी उस क्षेत्र में प्रयास नहीं किया। मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल हूँ मैं। मेरा डिप्लोमा राजनांदगांव में 7 महीने मैंने जॉब किया है, पर जॉब में पेमेंट अच्छा नहीं, इसलिए अभी पुलिस भर्ती की तरफ आया हूँ। देश में नौकरी की किल्लत की तस्वीरें पहले भी आपने देखी होंगी, लेकिन ये इन हायर स्टडीज लिए युवकों की कांस्टेबल के लिए भर्ती होने की तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन एमबीए, बीएड, कंप्यूटर साइंस पढ़े युवकों को कांस्टेबल बनना भी कबूल है, जिसके लिए योग्यता है सिर्फ 12वीं पास, जिसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, जो फॉरेन में है। आप देखिए, अच्छे अच्छे घर के बच्चे बच्चियां छुट्टियों में सब काम करते हैं। वेटर देख लीजिए, ड्राइवर देख लीजिए, सफाई का काम कर लीजिए, सब करते हैं ना। तो अपने यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर कहाँ है? सवाल है कि क्या देश का एजुकेशन सिस्टम इतना काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर नहीं बना पा रहा कि देश में डॉक्टर्स की कमी खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर बन पाएं? क्या देश में इन हायर स्टडीज वाले युवकों के लिए देश में जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा, या इन एमबीए और डॉक्टर लोगों को सैलरी कम मिल रही है, या पुलिस की नौकरी में फायदा ज्यादा दिख रहा है? क्या लाखों पढ़ाई पर खर्च करने के बावजूद ये डॉक्टर्स, इंजीनियर और एमबीए किए युवक इतने स्किल्ड नहीं हैं कि उन्हें अपने क्षेत्रों में रोजगार मिल जाए, या सरकारी नौकरी में इन्हें जॉब सिक्योरिटी दिखती है? सचिन गौड़, जी मीडिया, मुंबई।
तो एक तरफ हम देख रहे हैं इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं और दूसरे मौके तलाश रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आई हैं कुछ हजार वैकेंसीज के लिए। जॉब मार्केट पर वैसे भी कई तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, इसके क्या मायने हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, किस और हम बढ़ रहे हैं और जमीनी हकीकत जिस तरह से आपके समझ रखी गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। प्रवीण मल्होत्रा साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया के, और साथ ही में ज्वाइन कर रहे हैं सुनील गोयल साहब जो कि एमडी हैं ग्लोबल हंट। आप दोनों का ही शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुनील साहब, आप बता सकें आपने किस तरह से इसको आप एनालाइज करेंगे? ये जो रियलिटी है ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है लेकिन ये हकीकत है। एक क्वालिफिकेशंस हैं, उसके लिए फिर अकॉर्डिंगली जॉब्स नहीं मिल रही हैं और लाखों की संख्या में जिस तरह से एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये क्या दर्शा रहा है? जो इंडियन जॉब मार्केट है उसके पूरे मूड को किस तरह से दिखा रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? देखिए, इसमें एक तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि हमारा जो देश है, हमारी कंट्री एकेडमिकली काफी रिच है, काफी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है, जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि पहली क्लास से 12+3 या 12+4 या पोस्ट ग्रेजुएशन लोग करते हैं। बट आज की डेट में अगर उसको देखें तो वो ट्रेडिशनल हो गया, वो बुकिश नॉलेज हो गया, वो वोकेशनल नहीं रहा है। तो चाहे वो डिग्री लोग एमएससी की लेते हैं या एजुकेशन बीएड की करते हैं या पीएचडी करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि किताबी नॉलेज तो उनको हासिल हो जाती है या वो डिग्री भी पास कर लेते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री की डिमांड या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फुलफिलमेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, एक जनरल माइंडसेट ये माना गया है कि सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, कि अगर एक बार आप सरकारी नौकरी के अंदर आ गए तो आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी जॉब नहीं जाएगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा जो भी पे कमीशन के हिसाब से आप वहां पे रहेंगे और वहां मेंटेन होगा, आपको हाउसिंग मिल जाएगा, कुछ फैसिलिटेशन मिल जाएगा। नहीं, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है जैसे आपने बताया गवर्नमेंट जॉब्स, वो हम टच करते हैं, आपसे थोड़ा छुएंगे उसको। पर आप बता सकें प्रवीण जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? लॉयर्स हैं, एमबीए डिग्रीज उन्होंने ली हुई, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन समहाउ वो अप्लाई कर रहे हैं पुलिस में कांस्टेबल के लिए। मतलब क्वालिफिकेशन एक तरफ और ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या दर्शाता है? ये कितना ये सिनेरियो चैलेंजिंग है? ये दर्शाता है कि जब स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं तो वो भेड़ चाल में ये कोर्सेज परस्यू करते हैं, ना कि अपनी एप्टीट्यूड या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को सही तरह से नाप के या जांच के ये कोर्सेज में जाते हैं। उन्होंने सुना है कि भाई लॉ बड़ी अच्छी चीज है तो लॉ में चले जाओ, फिर वो कैसी लॉ कॉलेज है, उसकी कोई रैंकिंग है भी कि नहीं, उनमें लॉ की एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, कॉलेज उनको सिर्फ एकेडमिक कंटेंट देती है कि प्रैक्टिकल कोर्ट क्राफ्ट भी सिखाती है, ये सब जांचे बिना लोग इंजीनियरिंग के कोर्सेज और एमबीए के कोर्सेज में जाते हैं। जैसे आपके प्रोग्राम में के पैकेज में आपने बताया जो जो फैक्टर्स आपने डिस्कस किए, ऑल दीज फैक्टर्स अप्लाई, ऑल दीज फैक्टर्स अप्लाई। यू नो, स्किल मैपिंग नहीं की गई है हमारे देश में। इसका मतलब कि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पत्थर फेंको इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पत्थर फेंको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें फैकल्टी है कि नहीं, कोर्स कंटेंट अपडेटेड है कि नहीं, और आप जो बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है कि नहीं, ये तो कोई भी नहीं सोचता। तो ये एमबीए की डिग्री तो लेकर आते हैं या एलएलबी की डिग्री, लेकिन इंडस्ट्री में जिस तरह से आपको एक फाइनेंस के नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, वो किसको आता है? आप ये भी बता सकें, उनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही पुअर होते हैं। सुनील साहब, ये बताएं, जैसे ही हमने देखा डॉक्टर्स भी इसके अप्लाई कर रहे हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट मैम, हम आपके पास लौटते हैं, आप बता सकें सुनील साहब। कम्युनिकेशन देखिए, राइट मैम, वील कम बैक टू यू, हम आपके पास लौटते हैं। सुनील साहब, आप बता सकें इसमें स्पेसिफिकली आप इस एंगल को कैसे देखेंगे? कि एंगल ये भी है कि एक तरफ तो डॉक्टर्स की जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी इतनी शॉर्टेज, दूसरी तरफ अगर उन्होंने उस तरह की उनके पास डिग्री भी है लेकिन उनके अपॉर्चुनिटीज नहीं, इसको कैसे देखना चाहिए? मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट मैन पावर की है, क्या उस तरह की मैन पावर को लेकर भी सवाल उठते हैं? तो कहां से वो कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और फाइनली क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है? ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि आज की डेट में एक तरफ हमारे पास जॉब नहीं है, उसकी बात हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आईएलओ का डेटा भी देखें तो वो बताते हैं 40 to 48% स्किल शॉर्टेज है हमारी कंट्री में।
तो आज की डेट में अगर हम दोनों चीजों को अलाइन करें तो मुझे क्या लगता है कि एक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपने यहाँ मेडिकल पढ़ाई करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं या टीचिंग पढ़ा रहे हैं जी, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक की मैपिंग करें, वो सबसे जरूरी होता है। और उसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक की अगर आप मैपिंग करेंगे तो कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री, यानी एक कंपनी है जिनको हर साल 50 नए लोग चाहिए या 40 नए लोग चाहिए, और आप ऐसी अगर 20 कंपनीज के साथ अगर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट करे और बच्चों को उन इंडस्ट्री स्पेसिफिक के हिसाब से अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट एंड डिग्री अगर तैयार करें तो मुझे लगती है कि ऐसी संभावना नहीं आएंगी। आज भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे हॉस्पिटल है जहां पे कि आप जैसे आपने बताया ट्रेंड मेडिकल स्टाफ नहीं होने की वजह से वहां पे सर्विसेज नहीं मिल पा रही है लोगों को, डिस्पाइट पीपल वांट टू पे, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है वहां पे। तो मुझे लग रहा है कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की डिग्री के साथ साथ अगर वो इंडस्ट्री ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं यूएस में ओजेटी, अगर ओजेटी का अगर कॉन्सेप्ट लाया जाए ऑन जॉब ट्रेनिंग का, तो मुझे लग रहा है कि एक इंडिविजुअल को भी पता चल जाएगा कि ये जॉब वो कर सकता है, उसको ये चीजें करनी होती है पढ़ाई के बाद जाने के बाद, ये सिर्फ कागजी डिग्री लेके नहीं रह जाएगा, जबकि इंडस्ट्री के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और वो एक रिस्ट्रिक्टेड टू एक इंडस्ट्री में नहीं रहेगा। प्रवीण जी, आप बता सकें फिर इनफैक्ट हम देख रहे हैं एक तरफ ये क्वालिफिकेशंस और उसमें फिर जो हम देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो पाएगा वो कुछ चुनिंदा होंगे और एक बड़ी संख्या में रिजेक्शन होगा, और जो स्किल्स लेके जो बात हो रही थी स्किल इंडिया, उसके तहत जो स्किलिंग लेकर भी जो आगे आ रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितनी जॉब्स क्या लिमिटेड हैं, ये किस तरह से इसको देखना चाहिए सिनेरियो को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो देश की बड़ी आबादी है, उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो सर्टेनली इंडिया में है, लेकिन आप वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या मोड़ देते हैं वो बहुत जरूरी है। आप क्या हमें इतने सारे इंजीनियर्स चाहिए, हमें हर 2-3 साल हमें मैपिंग करना चाहिए स्टेट वाइज की इंडस्ट्री की कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसी तादाद में हमें इंजीनियरिंग सीट्स अलाउ करनी चाहिए। बाल्टियां भर भर के एमसीएस निकल रहे हैं, जब हमारे यहाँ इतने सारे बीटेक इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस हैं, तो इनको जब जॉब्स नहीं मिलते हैं 6-6 साल की पढ़ाई करने के बाद, तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर वो कांस्टेबल की नौकरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और उनके फिर एस्पिरेशंस भी उतने लेवल के। जब एक एमबीए कांस्टेबल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो एमबीए वाली सैलरी एज कांस्टेबल उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो कैसे वो हासिल करेगा, देन व्हाट काइंड ऑफ मीन्स ही विल यूज एज अ कांस्टेबल टू गेट दैट एमबीए लेवल की सैलरी, ये तो हम सब सोच सकते हैं, है ना। तो और दूसरी बात, आप सारा ब्लेम एजुकेशन सिस्टम पर नहीं डाल सकते। एजुकेशन सिस्टम इज व्हाट इट इज, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड, वेदर इट इज इनडिफरेंट, पर कुछ तो हमारे हाथ में भी है ना। बहुत छोटे छोटे और अच्छे इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज आर अवेलेबल, शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज आर अवेलेबल। व्हाट स्टॉप्स स्टूडेंट्स from pursuing these courses side by side with their जो भी वो बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं करता। सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर आपको काम करने की कितनी सख्त जरूरत है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू इवन कम्युनिकेट इन बेसिक इंग्लिश। तो आपका टूरिस्ट आएगा, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो आपको as a student you also have to be proactive. Right. हर चीज आप आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं थोप सकते। जी सुनील साहब, ये जिस तरह से हम एजुकेशन स्पेस की बात करें, ये एक तरफ तो कॉम्पिटिटिव भी है, इंजीनियर्स को क्यों जॉब मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ उसमें देख रहे हैं हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव भी है, और उसके बाद फिर आउटपुट में अगर हम देखें, अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ये आगे बढ़ते हैं, जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो एक तरफ जो उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन में जो स्पेंड किया और फाइनली फिर क्या उनको हासिल हो रहा है, या इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन भी तो नहीं होगा, वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट फिर आउटपुट पर, एक जो पूरी साइकिल है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक करियर एक बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के जैसा है, तो कभी भी या तो आप अपना समय लगाते हैं या आप समय के साथ साथ पैसा लगाते हैं किसी डिग्री और किसी एजुकेशन को हासिल करने के लिए। मुझे लग रहा है कि उसका आउटकम हर एक इंडिविजुअल को कैलकुलेट करना चाहिए डिटेल में जाके, कि अगर मैं ये कोर्स करता हूं
तो मुझे इसके बाद कहाँ कहाँ जॉब के एवेन्यूज हैं या मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशंस करनी है, किस कंपनीज में ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन से डेमोग्राफिक्स में ये जॉब्स अवेलेबल हैं, ये जॉब्स इंडिया में अवेलेबल हैं, बाहर अवेलेबल हैं, इसकी वाइबिलिटी कितनी है। ये बहुत छोटा सा एनालिसिस होता है और आज की डेट में हर भाषा में गूगल सर्च इंजन है या किसी भी सर्च इंजन पे जाके अगर लोग सर्च करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि एक हर इंडिविजुअल को जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेशन में जाते हैं या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में जाते हैं किसी भी चीज में, उसके एवेन्यूज ढूंढिए कि इस जॉब के लिए सैलरीज क्या है, इसके लिए पैरामीटर्स क्या है। जिस तरह के ट्रेंड्स हैं आगे आपको कहाँ, मतलब जॉब्स की अगर हम बात कर रहे हैं और जैसे ये इतने लाखों आवेदन आ रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन देख के आगे आपको कहाँ किन क्षेत्रों में ज्यादा दिख रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, जैसे ऑटोमेशन हो रहा है, नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, नई तरह के जॉब के मौके जो पहले नहीं थे, ये चेंजिंग ट्रेंड में खुद को भी कैसे चेंज करना होगा। देखिए आज की डेट में अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि हर इंडस्ट्री में मौके अवेलेबल होते जा रहे हैं, जो कि हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा की बात करते हैं। ये बड़ी चीजें हैं जो कि हम आगे आगे इंडस्ट्री को ग्रूम करेगी और हम सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बट अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें आज की डेट में और इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री देखें तो एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जहां रिटेल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है जो नया सेक्टर आया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ग्रो कर रहा है। अगर आप रिटेल सेक्टर देखें हैं तो रिटेल सेक्टर में ई कॉमर्स है, मॉडर्न ट्रेड है, जीटीएम बोलते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, जिसके पीछे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, हर फंक्शन ग्रो कर रहा है। उसी तरह से अगर आप बाकी इंडस्ट्री को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंजीनियर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग चाहिए, सिविल एक्सपर्ट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स चाहिए, मैकेनिकल एक्सपर्ट्स चाहिए। ऑटोमोबाइल में बहुत ग्रोथ हो रही है, एविएशन में ग्रोथ हो रही है, लोकोमोटिव हमारे यहाँ एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर आप इंडस्ट्री की डिटेल में जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की डिटेल में, तो वहां आप ये देखेंगे जैसे डेटा सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन में शायद उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट टेलीकम्युनिकेशन के अगर आप डेटा सर्विसेज में जाके देखते हैं वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ओके, वक्त ब्रेक का, पर उससे पहले प्रवीण जी अगर आप बता सकें, जैसे विजुअल सन कर रहे थे, इनके माइंडसेट को आप कैसे रीड करते हैं? ये अब क्वालिफिकेशंस लेने के बाद इस तरह से वो जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश रहे हैं और इस तरह के मतलब चुनौतियां उनके समक्ष आ रही हैं, जो रिजेक्शन जिनका होगा, आप कैसे उनके माइंडसेट को रीड करते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं तो उनको बताना चाहूंगी कि पतंग कट भी जाए तो गम न खाओ। यू नो देयर आर सो, आसमान बहुत बड़ा है, आपको जो जॉब मिल रहा है, आप जस्ट बिकॉज आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो जरूरी नहीं कि आपके पहला जॉब होटल मैनेजर का होगा। आप ऑपरेशंस में शुरू करेंगे, आपको पता है कि आप जो कोर्सेज करते हैं इंडिया में वो एकेडमिक और थियोरेटिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल लर्निंग तो आपका जॉब पे ही होगा। तो यू हैव टू बी रेडी टू रोल अप योर स्लीव्स एंड लर्न। अगर आपको कोई स्टाइपेंड भी देता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और लर्निंग की। तो आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि जब तक मुझे एक्स कमेंसुरेट सैलरी मिलेगी तभी मैं जाऊंगा, तब तक तो फिर आप वेट करते ही रहें। जो जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां जाएं, आप वो जॉब करें। और अब तो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर फॉर लाइफ इज गॉन, तो आपको हर बार आपकी आंखें और ब्रेन खुला रखना है कि नई 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 अपॉर्चुनिटीज क्या आएंगी और उनके बारे में पता करें और उनके तरफ आप मूव करते जाएं। जी, हम आप दोनों से बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ये इनफैक्ट जो स्टोरी का बेस है हमने आपको जिस तरह से बताया, काफी क्वालिफिकेशंस के साथ जिस तरह से इंडिविजुअल्स हैं वो पुलिस कांस्टेबल के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, 2 लाख प्लस एप्लीकेशंस आई हैं और जो वैकेंसीज हैं वो हैं 1000 प्लस, और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हाईली क्वालिफाइड हैं। हम ये समझ रहे हैं मूड किस तरह का है और आगे की राह कैसी है। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी हाजिर होते हैं। बताइए, खबर भी और रिसर्च भी। मेजरली आप अगर देखेंगे तो 10 से लेकर 24% के आसपास तक का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा। सुपर शेयर में पहले रिकमेंड किया था, 400 रुपए में पहली बार मुझे याद है एकदम, भले मैं आपके साथ नहीं था उस वक्त, लेकिन 4,500 रुपए हो चुका है।
यानी 80-90 रुपए शेयर है अभी, और 200-220 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो 115 का पहला टारगेट होगा और फिर 180 रुपए तक का मूव हमको इस स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। एसके मैक के अंदर आपके शानदार मूव देख पा रहे हैं, 17.5 रुपए की तेजी के साथ 20% के सर्किट पे लॉक हो गया। $3260-3290 मेरे ख्याल से ये वो रेंज है टीसीएस के लिए, अगर इसको पार करे तो फिर मजा आएगा। चार्ट पर जो लेवल आता है वो है 3326 और 3326। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक बन सकते हैं टीसीएस में तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं खरीदने में। लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स इसमें आएंगे और हो सकता है कि 3500 के लेवल्स पे आपको कुछ दिनों में आते हुए दिखें। 3500 के लेवल और आपको आते हुए दिखें तो ठीक है, अच्छी बात है, खरीदारी करनी चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खास पेशकश। जॉब मार्केट का जो सिनेरियो है और जमीनी हकीकत उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और आगे किस तरह की चुनौतियां हैं और उसमें किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन मल्होत्रा जी और सुनील गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, एक और आप एस्पेक्ट को टच कर सकें इसमें, स्पेसिफिकली जहां तक बात है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और दूसरी तरफ एकेडमिया जो ऑफर कर रहा है, उसमें किस तरह से वो तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं ताकि जिस तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को है वो मीट हो सके। मतलब मौके भी हैं लेकिन जिस तरह का स्किल चाहिए वो भी नहीं है, तो उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है? देखिए, मैं हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से या उनके फोरम्स में जब जाके मिलता हूं तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर आती है कि हर इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रिसोर्स की कमी से जूझ रहा है। इसका मतलब हर इंडस्ट्री को रिसोर्स चाहिए। और दूसरी तरफ जब उसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जाके मिलते हैं तो उनके बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो एक ब्रिज अगर वहां पे हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत है आज के डेट में। कुछ 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बट वहां पे आज के डेट में जितने होटल मैनेजमेंट या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एकेडमिक कोर्सेस हैं, अगर वो उन स्पेसिफिक कंपनीज से अगर टाई अप करते हैं या कोलैबोरेट करते हैं और उनकी डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके स्पेसिफिक हिसाब से सिर्फ एक करिकुलम और समन इंटर्नशिप या जो एकेडमिक के बीच बीच में जो ट्रेनिंग होती है 15 दिनों की, 30 डेज की, 2 महीने की, उन ट्रेनिंग पे अगर बच्चों को डालते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और बच्चे हर किसी का फुलफिलमेंट हो जाएगा। इंडस्ट्री को भी पता होगा कि क्या अवेलेबल है, क्या ट्रेन करना है और बच्चों का भी इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा कि उनको लर्न क्या करना है। ओके, परवीन जी, आप बता सकें आपने क्या रीड किया और एनालाइज किया कि जॉब्स को लेकर जब प्रश्न उठते रहे, गवर्नमेंट को आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो पूरा स्किल का मिशन भी जो रहा उसमें स्किल मैपिंग, मतलब वहां पर किस क्लस्टर में, किस जगह पर किस तरह के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्या उसको लेकर बढ़ना चाहिए था या किस तरह से आप इसको पूरा देख रहे हैं और आप क्या, आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार का जो इंटेंट है ना वो बड़ा नोबल है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन में बहुत सारी कमियां हैं। सिर्फ इंटेंशन होना इज नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। आपको स्किल मैपिंग करना ही करना है। स्किल मैपिंग यानी कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री को एग्जैक्टली किस तरह के स्किल्स चाहिए वो तो आपको मैप करना है और इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री का इंटरफेस लगाना है, फिर वो ITIs हो, पॉलिटेक्निक्स हो, कुछ भी हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इतना कीमती रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो, इसके लिए हमें स्टूडेंट की एप्टीट्यूड जरूर जांचनी चाहिए कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जो बन सकता है और एक होटल मैनेजर बन सकता है, इनमें तालमेल नहीं है एप्टीट्यूड में। तो हम एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्सअप ना करें, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स ना डालें, क्योंकि कितना रिसोर्सेज, आफ्टर ऑल ट्रेनर्स भी की कमी है, पैसों की कमी है। और फिर आप
अनविलिंग कैंडिडेट्स को गलत प्रोफेशन में डाल रहे हैं, जहां वो 1-2 महीना जाएंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स एंड वेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड फ्यूचर एंड करियर। आप भी दे दें, ये इनफैक्ट हम देख रहे हैं जॉब्स को लेकर चैलेंज है, और जैसे बोला जा रहा है कि आप जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स हों, और उसमें कई तरह की योजनाएं भी आई, लेकिन कितनी वो ग्राउंड पर नीचे उतर पाए उस पर भी सवाल रहे। आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरियल पूरा इकोसिस्टम की बात हो रही है और छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार के नए मौके? देखिए क्या है कि आज के डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करने लग गए, जहां पे वो ये सिखाते हैं हाउ टू डू द बिजनेस। तो उसके लिए जरूरी नहीं है हाउ टू डू द बिजनेस। मुझे लगता है कि किसी भी इंडिविजुअल का, अगर आप मैकेनिकल एक्सपर्ट है, आपका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल में, एविएशन में, लोकोमोटिव में, किसी भी चीज में, एक छोटा सा सर्विस सेंटर भी आपका अपना हो सकता है, जहां पे कि आप एंटरप्राइज रन कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप स्टार्टअप की ट्रेंड देखिए, पैसे लगाने के लिए बहुत सारी कंपनीज बैठी हैं पैसे लेके, जहां पे वो बोलती हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं मार्केट में जिनके पास एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है और जज्बा है, अगर वो आए तो वो पैसा लगाने को तैयार है। ओके, तो इसी नोट पर हम वाइंड अप करेंगे। आप दोनों का ही शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। कंप्यूटर साइंस से वाला है, कंप्यूटर साइंस से, और मैं पुलिस के इसलिए रिलेटेड आया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। मगर मैं एमएससी कंप्यूटर हो के भी मेरे रिलेटेड कोई फील्ड के लिए जॉब गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करती है, इसलिए मैंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है। और पुलिस भर्ती के फॉर्म में भी इतनी कंपटीशन है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे, उनके मैक्सिमम पीजी वाली, एमएससी कंप्यूटर वाली, इनके लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। मेरा 12वी हो गया आणि कृषि में डिप्लोमा में हो गया आणि अभी ग्रेजुएशन में चालू है, मैं सेकंड में हूँ। ऐसा मेरा ये है क्या, खाकी पहनने का सपना है मेरा वाला, इसलिए मैं पुलिस भर्ती के पीछे लग गया हूँ।